नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ दादा डायलॉग में। दोस्तों, ऐसे तो इस देश में बड़बोले नेताओं का कमी नहीं है, पर खास करके उन नेताओं के अंदर बड़बोलापन और ज़्यादा है, जिनको राजनीति या राजनीति का सत्ता कहीं न कहीं विरासत में मिली है, उनके बाप-दादाओं के दया पे मिली है या उनके पुरखों के नाम पे मिली है। उन नेताओं के अंदर बड़बोलापन कुछ ज़्यादा ही है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, जिन्होंने कई-कई मौकों पे अपने बड़बोलेपन की वजह से अपने ही लिए मुसीबत खड़ी करती है या कर लेती है। पर आज हम एक ऐसे नेता पे बात करेंगे, जिस नेता को इस देश में या इस देश के ऊपर थोपने के लिए उसकी पार्टी तरह-तरह के हथकंडे अपनाती रही है और अब वह नेता अपने उसी हथकंडों की वजह से और अपने आस-पास के जो चमचे चाटुकार, जो उनका सलाहकार है, उनकी वजह से आज मुसीबत में फँस फँस गया है। दरअसल इस देश में एक कहावत है कि बेव बेवकूफ दोस्त से अच्छा समझदार दुश्मन होता है। जी हाँ, अगर आपका दोस्त हो, कोई दोस्त है अगर वो बेवकूफ है, तो वो आपके लिए उस दुश्मन से भी खतरनाक होता है और दुश्मन अगर आपका समझदार हो, तो वो आपके उस बेवकूफ दोस्त से भी अच्छा होता है, आपके लिए। यही हाल आज इस देश के सबसे पुरानी पार्टी एवं उनके अघोषित पर सबसे प्रमुख नेता राहुल गांधी के साथ हो रहा है। उनके राहुल गांधी का जो सलाहकार वर्ग है, उसमें ऐसे-ऐसे लोग हैं उनके साथ में, जो आज से नहीं, जब से उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई, तब से उन्हें ऐसे-ऐसे सलाह देते हैं, ऐसे-ऐसे बातें समझाते हैं, जिसको बोलकर राहुल गांधी खुद अपने लिए मुसीबत खड़ा कर लेते हैं। हर बार यही होता है। जब भी वो, चाहे वो देश में बोले या विदेश में बोले या किसी चुनावी रैली में बोले या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, वो ऐसी बात बोल जाते हैं जो कि शायद देश के नेता होने के नाते उसको नहीं बोलना चाहिए। पर उनके अंदर कितनी समझदारी है राजनीति का या राजनीति इस देश को कितना समझते हैं, इस देश में जो सामाजिक जो समाज के अंदर में भिन्न-भिन्न प्रकार की जो सिस्टम है, उनको कितना समझते हैं, ये तो वही जानते होंगे। पर उनका जो बयान होता है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को भारत की समझ अभी तक नहीं हुआ है या जो भारत की परंपरा है, भारत में जो व्यवस्था है, उसकी समझ नहीं हुआ है। यहाँ तक तो उनके बयानों से ऐसा लगता है कि वो भारत को ही नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं तो वो ऐसा नहीं कहते कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, ऐसा नहीं है। तो आज हम दूसरे मुद्दे पे ना जाके आज हम उस मुद्दे पे आएँगे जो शायद राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य तय करने वाली है। जी हाँ, राहुल गांधी अपने उसी बड़बोलेपन के कारण आज एक बहुत बड़ा मुसीबत में फँस गया है और अब वह एक अदालत के द्वारा घोषित अपराधी हो चुका है। अब वो सज़ा-याफ्ता अपराधी हो चुका है इस देश में। अब उनके नाम से आज 23 मार्च 2023 का ये तारीख है, ये अब इस देश के इतिहास में बहुत लंबे समय तक ये जाना जाएगा, क्योंकि आज इस देश के सबसे पुराने पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सबसे बड़े नेता, जो उनके पार्टी के लोग मानते हैं, देश कितना मानती है ये तो देश ही जाने, पर उनके पार्टी के नेता मानते हैं कि राहुल गांधी ही पार्टी के सबसे बड़े नेता है और ये सच्चाई भी है। उसको आज इस देश की एक अदालत ने एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 2 साल का सज़ा सुनाया है और आज से वह सज़ा-याफ्ता अपराधी हो गया। जी हाँ, दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव के समय पे
ये कर्नाटक में 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर केल्लार में एक जनसभा को संबोधित करते समय अपने बड़बोलेपन में, या कह लीजिए कि अपने नासमझी की वजह से, एक बयान दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि क्या कोई संयोग हो सकता है कि जितने भी चोर है उनका सरनेम मोदी है। यानी कि इनका कहने का मतलब था कि इस देश में जितने मोदी सरनेम वाले व्यक्ति वो सभी चोर होते हैं, वो सभी चोर है। और उसी बयान के ऊपर गुजरात के भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने इनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। और उसी मामले में आज एक लंबी सुनवाई के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, निचली अदालत ने इनको 2 साल का सजा सुनाया है। और यह 2 साल का सजा शायद ही कोई बड़ी सजा नहीं है, पर राहुल गांधी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि राहुल गांधी अगर सिर्फ एक पार्टी का, अपने पार्टी का नेता होते तो अलग बात था। वो अभी वर्तमान में लोकसभा का सदस्य है और केरल के वायनाड से सांसद है। और यही दरअसल परेशानी है इनके लिए, क्योंकि इस देश में ऐसे माननीयों के खिलाफ एक नियम है, और वो नियम है लिली थॉमस के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस AK पटनायक और जस्टिस मुखोपाध्याय के द्वारा 2013 के सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, जिसके अनुसार अगर किसी भी माननीय सांसद या विधायक के ऊपर किसी भी आपराधिक मामले में या किसी भी अन्य मामले में 2 साल की सजा, कम से कम 2 साल की सजा या उससे अधिक की सजा होती है, तो उस माननीय सांसद या विधायक का जो सदस्यता होता है वह स्वतः ही खत्म हो जाएगी, उनका सदस्यता निलंबित हो जाएगी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2013 का, जिसमें बहुत से माननीय वकीलों ने या कानूनों के जानने वाले लोगों ने अपने अपने तरीके से आज व्याख्या भी किया है। पर और राहुल गांधी के विषय में अभी उनको जो ये सजा मिली है 2 साल की, इस पे 30 दिन का रोक है। इस सजा पे, ये सजा की जो शुरुआत होगी वो 30 दिन के बाद से होगी, लागू ये 30 दिन के बाद होगी, क्योंकि 30 दिन का टाइम इनको मिला है उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए इस सजा के खिलाफ। पर अब उच्च न्यायालय में क्या होगा या नहीं होगा, यह मायने नहीं रखता है। हो सकता है कि सजा बरकरार भी रहे, या हो सकता है कि इतने बड़े पार्टी के नेता है तो रोक भी लग जाए सजा पे। हो सकता है इनकी सदस्यता जाए भी और ना भी जाए। पर ऐसे भी चुनाव का 1 ही साल बचा है। पर इस देश में एक चीज समझने वाली बात है कि जिन नेताओं को इस देश की जनता विपक्ष का चेहरा मानती है, क्या वह सभी नेता इतने हताश और निराश हो गए हैं कि उनको यही नहीं पता है कि हमें किस जगह पे क्या बोलना है, किसके लिए क्या बोलना है। और जो 2 साल का सजा आज राहुल गांधी को हुआ है, इस पे कांग्रेस के तमाम नेता एवं विपक्ष के तमाम नेता इस सजा के, जो कोर्ट ने सजा सुनाई है, उसके खिलाफ अपना बयान दे रहे हैं कि ये राहुल गांधी के साथ अच्छा नहीं हुआ, गलत हुआ। और अरविंद केजरीवाल से लेके विपक्ष के तमाम नेता, अखिलेश यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, ये सब ये कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है, विपक्ष के नेता को डराने और धमकाने की कोशिश है। पर यह विपक्ष के नेता क्या लोगों को बेवकूफ समझती है? क्या इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इस समय सोशल मीडिया के दौर में आप झूठ बोलोगे तो नहीं चलेगा। अब हर एक कोई जानता है कि किस व्यक्ति के ऊपर किस मामले में कार्रवाई हुई है, आप चाहे कुछ भी कह लो। क्या अगर कोई विपक्ष का नेता है या विपक्ष में है तो उसे कुछ भी बोलने की आजादी है? क्या कोई भी नेता
किसी एक व्यक्ति के लिए पूरी जाति या पूरे उस समूह को अपराधी साबित कर सकता है? अगर राहुल गांधी इतने बड़े नेता है तो क्या राहुल गांधी को इस बात की छूट मिलनी चाहिए कि ये कहीं भी एक व्यक्ति के विरोध के लिए वो व्यक्ति जिस समाज से जुड़ा है उस पूरे समाज को अपराधी घोषित कर देगा? क्या अखिलेश यादव, क्या राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की बातों को माना जाए, अभी इनके राजस्थान के नेता अशोक गहलोत जो कि एक बहुत ही पुराने और अनुभवी नेता है, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का यह बयान, मोदी सरनेम वाला बयान, राजनीतिक बयान था। इसका उन समूह से, उस जाति के लोगों से कोई लेना देना नहीं था। तो क्या राहुल गांधी और अशोक गहलोत जैसे पुराने नेता और कांग्रेस पार्टी के और भी पुराने नेता ये कहना चाहते हैं, अगर और इनके बातों को माने तो क्या, जिस तरह से लालू यादव एक सजा याफ्ता अपराधी है, उनके ऊपर घोटाले का वो आरोपी है, उसके लिए क्या पूरे पूरे यादव समाज को कोई कह सकता है कि सब के सब चोर हैं? ये किस तरह का तर्क दिया जा रहा है ऐसे ऐसे पुराने नेताओं के द्वारा जो समझ से परे हैं? जिन नेताओं को अपने गलती के लिए माफी मांगना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था कि अगर मेरे इस शब्द से किसी समूह या किसी वर्ग को अगर कोई भावनाओं का ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? पर नहीं, इन्होंने एक तरह से साबित किया कि राहुल गांधी इस देश में कोई खास स्टेटस रखते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं इस देश में, या विपक्ष में जो नेता है वो किसी भी जाति को, किसी भी समूह को, किसी भी धर्म के ऊपर कुछ भी बोल सकता है। पर नहीं, ये लोग किसी और के लिए नहीं बोल सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म, हिंदू समाज या सनातन समाज से जुड़े हुए लोगों के लिए ही ऐसा बोलता है। पर शायद अब इस देश की जो राजनीति बदल रही है, जिस तरीके से बदल रही है, जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, इन नेताओं को भी समझने की जरूरत है कि आप अपने जनसभा में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कहीं भी कुछ भी बोलिए, पर आपको उन बातों का ध्यान रखना होगा जिससे इस देश की या इस समाज के किसी भी वर्ग को भावनाओं को ठेस ना पहुंचा सके। अगर आप ऐसा नहीं सावधानी बरतते हैं तो आपके लिए राहुल गांधी जैसे आज मुसीबत में फंसा है, इस तरह का मुसीबत बार-बार आप सभी के लिए आ सकता है, क्योंकि अब देश के लोग जागरूक हो रहे हैं। और यह तर्क देना, यह बयान राजनीतिक था, ऐसा कुछ नहीं है। बयान तो हर एक राजनीति होता है, क्योंकि अगर कोई राजनेता देता है तो राजनीतिक बयान ही देता है। तो इसका यह मतलब नहीं कि राजनीति के नाम पे आप किसी भी समूह को गाली दे सकते हैं खुलेआम किसी जनसभा में, और वो समाज आपके खिलाफ शिकायत ना करे। और जब आपके खिलाफ शिकायत करे और जब आपको कोर्ट से सजा मिलता है, तो जिस तरह का व्यवहार आज कांग्रेस पार्टी एवं इस देश के तमाम विपक्षी दलों का है, वो बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि कोर्ट का यह फैसला है, कोर्ट ने आपको दोषी माना है, तब जाके आपके ऊपर ये फैसला सुनाया गया, आपको ये सजा सुनाई गई है, जिस पे आपको कहीं न कहीं शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस देश के इतने पुराने पार्टी का वरिष्ठ नेता है और आपकी समझ कितना हल्का है, आपका जो सोचने का क्षमता है वो कितना निम्न स्तर का है। आप किस तरह से सोचते हैं इस देश के लोगों के बारे में। हो सकता है आपकी पर्सनल दुश्मनी नरेंद्र मोदी से हो सकता है या नीरव मोदी से हो सकता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि इस देश के वो तमाम उस समुदाय के लोग अपराधी है, आप सबको अपराधी घोषित कर दे। इसलिए आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी का जो ये सबसे बड़ा नेता है, उनके भविष्य का फैसला आज के इस सजा के आधार पे होना तय है कि उनकी राजनीतिक भविष्य क्या हो सकता है आगे। क्योंकि अगर यह सजा इनके ऊपर बरकरार रहता है, तो 2 साल तो इनको जेल में रहना ही पड़ेगा। उसके बाद 6 साल तक कोई भी चुनाव, एक ग्राम पंचायत के मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ पाएँगे। और हो सकता है तो इनकी वोट देने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के मामले में हुआ है।
और बिहार के उप मुख्यमंत्री इस पे अपना ज्ञान दे रहे हैं। उनको शर्म नहीं आ रहा है कि किस तरह से वो बिहार के जो आवाज है उसको दबाने का दमनकारी नीति अपना रही है बिहार में। किस तरह से एक बिहार के ऐसे युवा पत्रकार जो बिहार सरकार के काले कारनामों का धजिया उड़ा रहा था, लोगों के सामने ला रहा था, उसके ऊपर किस तरह के झूठे-झूठे मुकदमे लिख के, मुकदमे करके उसको जेल में डाल डाल रखा है और उसके समर्थन में जो लोग बोल रहे हैं उनको भी जेल भेज रहा है। और वह नेता बेशर्मी के साथ कह रहा है कि देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार विपक्ष के नेताओं के आवाज को दबा रही है, विपक्षी नेताओं को डरा रही है। अरे डरा तो तुम भी रहे हो अपने राज्य में, और वो भी पत्रकारों को डरा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को ज्ञान देने से पहले। और जिस तरह का तुम दमनकारी नीति बिहार में अपना रहे हो, कितनों को जेल भेजोगे भाई? एक मनीष कश्यप को दबा दोगे, एक मनीष कश्यप को दबाओगे तो इस बिहार में 1000 मनीष कश्यप पैदा लेगा। कितनों को दबाओगे? किसको किसको जेल में डालोगे? क्योंकि मनीष कश्यप सिर्फ मनीष कश्यप नहीं, वो बिहार का आवाज है। आज बिहार के लोगों ने दिखा दिया बिहार सरकार को कि जिस तरह से तुम दमनकारी नीति अपना रहे हो बिहार में, तुम्हारा राजनीतिक भविष्य भी क्या होने वाला है बिहार में। इस बात को ध्यान रखो। ऐसा नहीं हो सकता है कि जब तुम्हारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगे, तुम्हारे ऊपर जब जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा जाए तो तुम रोना रोते हो कि हमें केंद्र सरकार परेशान कर रही है, राजनीतिक दुर्भावना के साथ काम कर रही है केंद्र सरकार। और तुम जब वही काम दूसरे के ऊपर करते हो तो तुम्हें बड़ी खुशी होती है। जब तुम्हें समझ नहीं आती कि तुम भी किसी के ऊपर राजनीतिक द्वेष के कारण काम कर रहे हो, अपने विरोधियों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हो सत्ता के बल पे, यह दोहरा नीति नहीं चलेगा। अब लोग समझदार हो गए हैं और बिहार के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मनीष कश्यप के लिए बिना किसी राजनीतिक समर्थन के इस तरह का सहयोग और योगदान दिया। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।